हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट, मेड इन इंडिया पैसेंजर विमान डोर्नियर, उसकी कमर्शियल फ्लाइट शुरू हुई है 12 तारीख को। तो क्या है ये, किसने बनाया है इसे, और पहली मेड इन इंडिया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद अब एक और पड़ोसी देश नेपाल, वहाँ पर आर्थिक संकट गहरा गया है। कार और लग्जरी आइटम के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। तो भारत पर क्या असर होगा इसका? केंद्र सरकार ने फोर्टिफाइड चावल बांटने की मंजूरी दी है। तो इसमें कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और फैक्ट्री में ये कैसे बनेंगे चावल? एंटीटैक मिसाइल हेलिना, उसका परीक्षण पहली बार हिमालय में हुआ है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है खंजर 2022। फार्मूला 1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स आयोजित हुआ है। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन है, कई और टॉपिक है जिस पर चर्चा होगी। तो मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। शुरू करते हैं ये वीडियो और लाइक बटन जरूर दबा देना। क्वेश्चन होगा सबसे इम्पॉर्टेंट, भारत में निर्मित यानी मेड इन इंडिया फर्स्ट पैसेंजर विमान का नाम बताएं जिसने अप्रैल 2022 में कमर्शियल फ्लाइट की उड़ान भरी है। यहाँ पर क्या बात हो रही है? मेड इन इंडिया पैसेंजर विमान जिसने कमर्शियल फ्लाइट की उड़ान भरी है। इसका आंसर होगा डोर्नियर DO-228। ये न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में, ओके। और ये रहा फोटोग्राफ, और इसमें मतलब ये 12 अप्रैल को कमर्शियल उड़ान शुरू हुई है। इस खबर का मतलब ये हुआ कि पैसेंजर विमान तो इंडिया में उड़ते रहे, लेकिन इंडिया में बने हुए पैसेंजर विमान जो हैं वो पहली बार उड़े हैं। डोर्नियर एयरक्राफ्ट ये अलग अलग जो डिफेंस सर्विसेज की जो फोर्सेस हैं वो सब इस्तेमाल करती रही हैं, लेकिन कमर्शियल यूज़ 12 अप्रैल को पहली बार हुआ है। और इसका संचालन कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा? तो असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक के लिए शुरू किया गया, ओके। पहली उड़ान में यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर। तो ये दोनों सवार हुए, इन दोनों ने उड़ान भरी, और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी वहाँ पर मौजूद थे, ओके। अब सवाल होता है कि ये जो विमान है आप देख रहे हैं, ये विमान, तो इसे किसने कमर्शियली संचालन किया है, लॉन्च चलाया है? तो देखिए, डोर्नियर DO-228 विमान है और इसका संचालन एलायंस एयर ने किया है, ओके। एलायंस एयर ये एक एयरलाइन कंपनी है जो कि अभी सरकारी है, लेकिन सरकार इसको बेचने की कोशिश में लगी हुई है, ओके। और ये पहली ऐसी एयरलाइंस कंपनी बन गई है, ये एलायंस एयर, जिसने भारत में बने यानी मेड इन इंडिया विमानों का कमर्शियली उड़ाया है, ओके। उड़ान कहाँ से कहाँ तक हुई है फिर से बता दूँ, असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक। और इस विमान को यानी एयरक्राफ्ट को किसने बनाया है? तो इसे बनाया है HAL ने, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने, ओके, जो कि सरकारी कंपनी है। तो क्या उसने खुद अपनी बदौलत बनाया? नहीं। देखिए, ये जर्मनी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ। HAL के पास टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद उसने मेड इन इंडिया ये विमान बनाया। अब सवाल उठता है कि कितनी सीटें हैं इस विमान में, यानी एयरक्राफ्ट में, जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। तो 17 सीटें हैं उसमें, ओके। और अब इस ये जो वीडियो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया है उसकी की तरफ से है, और लिखा है हिस्टोरिक डे, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में ये विमान गया है, वहाँ पर संचालन हो रहा है। और इंडिया में पहली बार मेड इन इंडिया, फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया, आप देख रहे हैं 17 सीटर ये एयरक्राफ्ट है, ओके। तो एलायंस एयर जो है उसने कैसे इस विमान को लिया? तो इसने HAL से लीज पर लिया है, 2 विमान लिए हैं और HAL के साथ समझौता हुआ है, उसका 2 विमान मिले हैं। और नियमित फ्लाइट का संचालन वो 18 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 12 अप्रैल को इसकी लॉन्चिंग हुई है। अब बात कर लेते हैं डोर्नियर DO-228 के बारे में। ये जो फ्लाइट है इसके बारे में, ये नॉन प्रेशराइज्ड प्लेन है, इसमें सॉलिड स्टेट फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो कि सब में होता है वो है, ओके। तो एक इम्पॉर्टेंट है, दिन और रात हर वक्त ये चलाया जा सकता है, और अधिक तापमान हो या अधिक नमी हो या अधिक ठंड हो तब भी ये प्लेन चलाया जा सकता है,
ओके। एलायंस एयर जो कंपनी इसका संचालन कर रही है वो एयर इंडिया एसेट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत आती है। ओके। और केंद्र सरकार ने जो एयर इंडिया को बेचा था उस समय एलायंस एयर को डील में शामिल नहीं किया था। मतलब ये अभी भी सरकारी कंपनी बनी हुई है और विनिवेश करना चाहती है सरकार। तो मुझे लगता है इस मुद्दे पर खासतौर पे पूरी बात आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था को लेकर। क्वेश्चन होगा, श्रीलंका के बाद अब किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट आ गया है जिसने अपने सेंट्रल बैंक के गवर्नर को भी सस्पेंड कर दिया? इसका आंसर होगा नेपाल। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में कि सेंट्रल बैंक गवर्नर को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया गया है कई सारी चीज़ों पर। इस पर आगे बात करते हैं। देखिए भारत जो है वो इस वक्त उसके 3 पड़ोसी देश वहाँ आर्थिक संकट है। पाकिस्तान जहाँ पर बहुत पहले से आर्थिक संकट है और बेल आउट पैकेज के भरोसे चल रहा है आईएमएफ के। दूसरा है श्रीलंका, वहाँ हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि बकाया कर चुकाने में डिफ़ॉल्ट कर चुका है आईएमएफ के दरवाजे पर। और अब नेपाल, वहाँ भी आर्थिक स्थिति गहराती जा रही है। मतलब कि भारत के 3 तरफ से आर्थिक संकट जो है खड़े हैं और उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट इंडिया को भी देखने को मिलेगा। तो कैसे देखने को मिलेगा आगे बताते हैं। क्या हुआ है नेपाल में? नेपाल में क्या हुआ कि विदेशी मुद्रा का संकट हो गया और ऐसी स्थिति को देखते हुए वहाँ के सेंट्रल बैंक ने अप्रैल 2022 में यानी इस महीने से वाहनों और लग्जरी सामानों के आयात पर बैन लगा दिया। ओके। और ये सब सामान कहाँ से जाते थे? तो वाहन तो इंडिया का ही जाता था, नेपाल में जो बिक रहा था वो सब ज़्यादातर, और लग्जरी आइटम भी भारत से जाते थे और दुनिया के अलग अलग देशों से भी जाते थे नेपाल में, लेकिन भारत से भी जाते थे। तो मतलब कि भारत का जो एक्सपोर्ट है नेपाल को होने वाला वो वहाँ कम होने वाला है। ओके। हालांकि श्रीलंका का ही कहना है कि और उसकी जो स्थिति है वो लोन और उसका जो ब्याज है उसको चुकाने में वो उसने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ यानी नेपाल में देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है। लेकिन ये संकट में फंसता जा रहा है। नेपाल में विदेशी मुद्रा यानी डॉलर वो जो है वो सबसे ज़्यादा पर्यटन के थ्रू आता है वहाँ पर। ओके। और कोविड-19 की वजह से 2020 से वहाँ पर पर्यटन ठप है और ख़ास तौर पर जुलाई 2021 के बाद से नेपाली सरकार ने सोचा कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देउबा। ओके। तो इनकी सरकार ने ये सोचा कि कोविड-19 तो अब खत्म हो गया है, जुलाई 2021 की बात कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने बड़े पैमाने पे आयात शुरू कर दिए। इसकी वजह से वहाँ पर विदेशी मुद्रा जो है वो चली गई। मतलब आपने आयात कर लिया तो मुद्रा वहाँ से चली गई। तो नेपाल का जो आयात और निर्यात का जो संतुलन है वो पहले से बिगड़ा हुआ था, अब और बिगड़ गया। ओके। निर्यात की कमी है, आयात बढ़ने से और पर्यटन ठप होने से फॉरेन रिजर्व जो है उसके गिरावट हो गई है। और नेपाल के जो सेंट्रल बैंक है उसके अनुसार वहाँ पर जितना मतलब वहाँ पर 9.75 बिलियन डॉलर ही फॉरेक्स रिजर्व रह गया है और ये सिर्फ मतलब लगभग 7 महीने के सामान के आयात करने के ही बराबर है। मतलब कि अब नेपाल को बहुत किफ़ायत से ये खर्च करना होगा। ओके। नेपाल ने क्या किया, वहाँ के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं उसको सस्पेंड कर दिया है और इस वजह से किया है कि उन्होंने विदेशी मुद्रा की कमी और वहाँ की अर्थव्यवस्था को मंदी से वो नहीं उबार पाए, सरकार को सलाह वक्त पे नहीं दे पाए। तो हालांकि वहाँ के वित्त मंत्री ने कहा है कि श्रीलंका जैसी स्थिति नहीं होगी, पेमेंट डेफिसिट के जो हाई बैलेंस के बावजूद नेपाल की ऐसी स्थिति नहीं है कि श्रीलंका की तरह हो, कंगाल नहीं है श्रीलंका की तरह। नेपाल के पास पैसे हैं, विदेशी मुद्रा है, लेकिन उस विदेशी मुद्रा को वो अभी रिजर्व करके रखा हुआ है ताकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे ऑयल है, इसके अलावा जो बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब उसको ही मंगवाएगा और जो विदेशी कर्ज है उसको चुकाने में खर्च करेगा। अब सवाल है कि नेपाल में जो मंदी आई है और आर्थिक संकट वहाँ विदेशी मुद्रा का शुरू हुआ है उससे भारत पर क्या असर होगा? तो देखिए नेपाल जो है ना वो अपने आयात का ज़्यादातर हिस्सा भारत से ही करता है।
नेपाल जो है भारत का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इंडिया नेपाल को ज़्यादा निर्यात करता है और नेपाल से आयात बहुत कम करता है, ठीक है। तो उसमें कार और लग्जरी जो आइटम है वो ज़्यादातर हिस्सा भारत से ही नेपाल को जाता है और ऐसे में भारतीय कार बाज़ार पर असर होना लाजमी है। इसके अलावा कई बिजनेस को लॉस होंगे और उससे जो लोग रोज़गार में लगे हुए हैं उनकी हो सकता है उन पर असर हो, उनके रोज़गार पर असर हो। ओके, इसके अलावा नेपाल से जो विदेशी मुद्रा आती है भारत में उसकी भी कमी होने की आशंका है। ओके, और यही स्थिति श्रीलंका के साथ भी है। श्रीलंका को हम जो एक्सपोर्ट करते थे बहुत सारी चीज़ें वो अब वो नहीं ले रहा है क्योंकि उसके पास विदेशी मुद्रा है ही नहीं। तो मुझे लगता है ये पूरी बात आप समझ चुके होंगे। अब सवाल है कि नेपाल क्या क्या निर्यात करता है। देखिए, उसका निर्यात आमतौर पर कुछ पाम ऑयल है, जो कि पाम ऑयल, कच्चा पाम ऑयल वो ख़रीदता है दुनिया के अलग देशों से, वहाँ रिफाइंड करके इंडिया और कई देशों में वो सप्लाई करता है। इसके अलावा सूरजमुखी का तेल है, जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन से जो सूरजमुखी का तेल आया उसको उसने रिफाइंड किया और उसको उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो यूक्रेन का जो असर है और कोविड-19 का असर है, ये दोनों ने बहुत बुरा असर डाला है क्योंकि यूक्रेन के असर के बाद पेट्रोलियम पदार्थ के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और जो कमोडिटीज़ हैं, आयरन है, निकल है और ये सब चीज़ें जो हैं उन सब के रेट बढ़ गए हैं। तो ऐसे में नेपाल जो कि एक आयात करने वाला ज़्यादा देश है उसको बहुत दिक्कत हो रही है। ओके, मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। नेपाल की बात हो रही है, प्रधानमंत्री तो शेर बहादुर देउबा हैं, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, ठीक है। राजधानी है काठमांडू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन है हेलिना जो गाइडेड मिसाइल है। आप देख रहे हैं किस तरीके से हिमालय पर्वतमाला के बीच में हेलीकॉप्टर से ये मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं, टेस्टिंग हुई है। इसके बारे में बताते हैं डिटेल में। उससे पहले आपको बता दूं कि 2022 का अब तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ अवेलेबल हो चुका है। आपके तमाम एग्जामिनेशन, चाहे यूपीएससी को हो, स्टेट पीएससी को, रेलवे के हो, सब के लिए काम आएगा। और ये पीडीएफ है जनवरी से मार्च तक का भी है, 2021 का भी है। और जनवरी से मार्च तक का जो पीडीएफ है, कई लोगों की ये डिमांड थी कि वन लाइनर भी पीडीएफ दिया जाए, तो जो क्वार्टरली पीडीएफ है उसको वन लाइनर भी अवेलेबल करा दिया गया है। ओके, डिटेल तो है, डिटेल में लिंक भी है वीडियो का, ताकि आप जो कंटेंट है उससे रिलेटेड वीडियो भी आप देख सकें, और वन लाइनर भी है ताकि आप एग्जामिनेशन से ठीक पहले फटाफट एक बार नज़र देख के और तैयारी कर लें। ओके, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको लेना होगा मेंबरशिप। sarkarijobnews.com का 1 ईयर का मेंबरशिप है, अगले अप्रैल तक चलेगा ये। उसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का पीडीएफ, वीकली, मंथली, ट्राई मंथली यानी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और पिछले कुछ सालों के भी पीडीएफ लगातार आपको मिलेंगे। वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को। करंट अफेयर्स का जो भी करंट अफेयर्स मैं बताता हूँ एक हफ्ते में, उन सब का टेस्ट हो जाता है। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज आयोजित होता है जिसमें सभी तरह के सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड होते हैं। करंट अफेयर्स के अलावा भी दूसरे सारे सब्जेक्ट, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो और दूसरे भी। और 40% डिस्काउंट है उन बुक्स और फ्री शिपिंग भी है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, आपके बहुत काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन है, हेलिना किस तरह का गाइडेड मिसाइल है जिसका परीक्षण हिमालय में पहली बार डीआरडीओ, आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर किया है? आंसर होगा एंटी टैंक मिसाइल है। ओके, आप न्यूज़ देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, और ये लगातार दूसरी बार ये परीक्षण हुआ है। 11 अप्रैल को परीक्षण हुआ है राजस्थान के पोखरण में, ठीक है। और 12 अप्रैल को ये परीक्षण हुआ है कहाँ पर? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला पे। लेकिन हिमालय में कहाँ पर हुआ है इसके बारे में ये नहीं बताया गया है। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं कि ये हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरिया में ये किया गया है, ये न्यूज़ यहाँ पर रेंज पर। ओके, और ये ख़ास बात है, इस एंटी टैंक मिसाइल का भी वीडियो भी दिखाता हूँ मैं आपको, कि फायर एंड फॉरगेट है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब है कि अगर आपने किसी टैंक को टारगेट लॉक कर दिया और मिसाइल चला दी
और वो टैंक भाग के कहीं और जा रहा है तो उसका पीछा करके उसको मार डालेगा। ठीक है, गाइडेड है, पीछा करके ही उसको मारे बिना रुकेगा नहीं, ऐसा बनाया गया है उसको। ओके, और ये स्वदेशी एडवांस ये मिसाइल है और आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर है और इसी में यहाँ से कई सारे लगे रहते हैं कनस्तर और उसी से लॉन्च किया जा सकता है टारगेट को। और ये वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें ये हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, आप ग्लेशियर देख सकते हैं वहाँ पर, और यहाँ लॉन्च किया जा रहा है। टारगेट बनाया गया, नकली टारगेट, और उसी पर ये लॉन्च किया गया। DRDO ने इसे बनाया है और आर्मी और एयरफोर्स के वैज्ञानिकों ने भी इस दौरान पूरा टेस्ट किया। और ये है, आप देख रहे हैं हेलेना, ये मिसाइल जो कि कनस्तर में होता है और लॉन्च होते समय यहाँ से ये फायर हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और हेलेना जो है वो 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ओके, 2018 से इस मिसाइल के कई बार सफल परीक्षण हुए हैं और आर्मी और एयरफोर्स अब इसको स्वीकार करने वाला है, वहाँ पर ये तैनात हो रहा है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जो हिमालय में हुआ है वो एक तरह से चीन को मैसेज भी है कि देख लो भैया, हम तो तैयार हैं अपनी तरफ से। ओके, और DRDO के द्वारा कई और भी मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल हैं, जैसे नाग है, संत है, MBT अर्जुन के लिए लेज़र गाइडेड ATGM है, तो वो सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन तो आपने दबा ही दिया होगा, शेयर कर दीजिए प्लीज़, तमाम मित्रों को शेयर कर देंगे तो मुझे खुशी होगी। क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर मेले का उद्घाटन अप्रैल 2022 में किया, अभी हाल ही में? आंसर होगा गुजरात। ओके, और ये मेला गुजरात के पोरबंदर में आयोजित किया गया है, 5 दिवसीय है, अप्रैल में इसी महीने आयोजित हुआ है। और ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, उस दौरान ये है राष्ट्रपति। तो ये भगवान कृष्ण और रुक्मणी के पवित्र मिलन के जश्न को मनाने के लिए हर साल ये आयोजित किया जाता है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये 2018 में शुरू किया गया था। ओके, और गुजरात सरकार इसमें पार्टिसिपेट करती है। माधवपुर मेला कहा जाता है इसको। ओके, गुजरात की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल, ये आप देख रहे हैं। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, तो ये यहाँ है। अगला क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्टिफाइड चावल सरकार की नई योजना है और नई योजनाएं जो है एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने जनता को फोर्टिफाइड चावल बांटने की मंजूरी दी है, तो इसमें कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होंगे, यानी कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो इसमें शामिल किए जाएंगे, शामिल रहेंगे? आंसर होगा इसका A और C, यानी आयरन, फोलिक एसिड, जिंक। इसके अलावा विटामिन कई तरह के हैं, विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन B12। तो इतने तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व वो शामिल किए जाएंगे। कैसे शामिल किए जाएंगे चावल में और उसको कैसे बनाया जाएगा, आगे वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे। तो देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने ये इसी महीने इसको मंजूरी दी है कि लोगों को फोर्टिफाइड जो राइस है वो बांट दिया जाए। हालांकि इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही की थी, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औपचारिक रूप से अभी हाल ही में इसको मंजूरी दी है। अब सवाल है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर द हिंदू का। सवाल है कि किन योजनाओं के तहत ये वितरित की जाएंगी। तो ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी TPDS, उसके माध्यम से ये किया जाएगा, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके अलावा PM पोषण और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज यानी ICDS, इसके अलावा जो अन्य सरकारी योजनाएं हैं उसके थ्रू ये फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया जाएगा। समझ गए आप? TPDS जो है वो बेहद गरीब लोगों को अनाज पहुंचाने के लिए किया जाता है, भोजन पहुंचाने के लिए किया जाता है। 1997 में
TPDS की शुरुआत की थी। PDS तो आप जानते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और यहाँ पर हो गया टारगेटेड, यानी कुछ खास गरीब लोगों को। ओके, अब सवाल उठता है कि फोर्टिफिकेशन क्या है चावल का, फोर्टिफाइड चावल होता क्या है। तो देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी FSSAI, उसके अनुसार ये है, उसका कहना है कि फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बेहतर करना और इसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाए ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ मिल सके। तो इसी को फोर्टिफाइड चावल या फिर फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस कहा जाता है। ओके, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो चावल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको मिलाने के लिए कई तरह के टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। कोटिंग होती है, डस्टिंग होती है, एक्सट्रूजन मुख्य तौर पर ये प्रयोग किया जाता है। एक्सट्रूजन जो होता है वो खास तरह की मशीन होती है और उसके थ्रू ये बनाया जाता है, और भारत में ये तकनीक है अवेलेबल, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो कि ये करती हैं। अब इसके बारे में आपको बताऊं कैसे ये राइस जो है फोर्टिफिकेशन होगा इसका। तो देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है, चावल उत्पादक देश है। और भारत में 1.4 यानी 1,40,000 राइस मिल है। इसमें 35,000 जो राइस मिल हैं वो मॉडर्न है, बड़े तकनीक वाले हैं। तो अब बात करते हैं चावल में फोर्टिफिकेशन कैसे किया जाएगा। यानी तो एक तकनीक का नाम है एक्सट्रूजन। ओके, तो उसके द्वारा ये किया जाएगा। होता क्या है, किया यह जाएगा कि जो चावल है, अभी दिखाते हैं, ये जो फैक्ट्री है, अब इसमें से यहाँ ये फोर्टिफिकेशन हो रहा है वहाँ पर, यानी फोर्टिफाइड चावल तैयार किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, बड़ी मशीनें हैं और अच्छी खासी इसके लिए लागत लगती है। तो सिलेक्टेड जो फैक्ट्रियाँ हैं वही ये काम कर सकती हैं, मतलब बहुत विशालकाय ये मशीन है। तो कैसे होता है, तो होता ये है कि चावल को लिया जाता है और उसको पीस कर आटे में बदल दिया जाता है उसे। ठीक है, जब आटे में बदल दिया गया, उसी दौरान जो माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं, जिंक हो गया, विटामिन्स हो गया, आयरन हो गया, तो वो इसमें मिला दिया जाता है और फिर वो मिक्स होता है मशीन के द्वारा और फिर हीटिंग जोन में जाता है। फिर उसमें वाटर भी मिलाया जाता है। ओके, वाटर मिलाया जा रहा है इसमें, और फिर उसकी टेम्परेचर को देखा जाता है कि कैसे हो, उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद इससे दाने निकाले जाते हैं चावल के समान ही। ओके, समझ गए आप। तो ये चावल जो है उससे चावल की तरह के दाने निकल रहे हैं वहाँ से। फिर टेस्टिंग वगैरह किया जाता है कि कोई ऐसा मटेरियल गलत तो नहीं आ रहा है, यानी कोई मेटल तो इसमें कोई टुकड़ा टूट के तो नहीं आ रहा है किसी मशीन से। ये सब चेक करने के बाद फिर इसको पैक कर दिया जाता है और ये फोर्टिफाइड चावल हो जाता है। ठीक है, इसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो 12 महीने की होती है। ओके, और खाद्य मंत्रालय के निर्देश के अनुसार फोर्टिफाइड जो राइस है उसकी लंबाई 5 मिलीमीटर और चौड़ाई 2.2 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब एक चावल का जो दाना होता है उसी के जैसा ये फोर्टिफाइड चावल होगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या फोर्टिफाइड जो चावल है वो पूरा का पूरा वही दिया जाएगा? तो नहीं, देखिए, इसमें और भी प्रोसेस है। पहले तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें मिला दिए गए, फिर चावल के दाने के आकार का बना लिया गया। उसका बाद है कि 1 किलो चावल में 10 ग्राम जो ये निकला है फोर्टिफाइड चावल वो मिक्स किया जाता है। ओके, यानी 10 किलो में 1 किलो और 1 क्विंटल में 10 किलो, इस तरीके से ये मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है और उसके बाद उसको कहेंगे हम फोर्टिफाइड चावल। ओके, अब सवाल उठता है कि भारत में ये फोर्टिफिकेशन का ज़रूरत क्यों पड़ी, चावल में इतना न्यूट्रिशंस मिलाने की ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए, भारत सरकार का ये कहना है कि भारत में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का स्तर बहुत ही ज़्यादा है। भारत की हर दूसरी महिला कमज़ोर है, भारत का हर तीसरा बच्चा अविकसित है कुपोषण की वजह से, यानी उसको न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं। खाद्य मंत्रालय के अनुसार ये सब स्थिति है और चावल जो है वो भारत के प्रमुख खाद्य पदार्थों में से एक है जिसका सेवन लगभग 2/3 आबादी करती है भारत की।
ओके। और भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.8 किलोग्राम प्रति माह है, एक महीने में। ओके, तो इस वजह से सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना चावल में ही मिला दिया जाए इसको। ओके, फोर्टिफाइड चावल में कौन कौन से न्यूट्रिशंस हैं तो आपने देखा है कि क्या क्या मिलाए जाएंगे। ओके, तो उससे फ़ायदे क्या हैं वो सब भी देख लेते हैं। फोर्टिफाइड चावल में जो जो न्यूट्रिशंस डाले गए हैं उन सब से। ओके, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि विटामिन B2, विटामिन से बात करते हैं। विटामिन B2 ये पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने में काम करता है और अवसाद से लड़ने में मदद करता है। हृदय रोग जो है उसके जोखिम को भी कम करता है। विटामिन B2 जो है वो ऊर्जा उत्पादन, सेल्स फंक्शन और फैट मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन B3 जो है वो जो डाला जाएगा चावल में, वो भोजन के से एनर्जी निकालता है, बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने, गठिया को कम करने और ब्रेन के जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको बेहतर करता है। विटामिन B6 ये क्या कम करता है तो शरीर में जो एनर्जी है उसके लिए स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट से शुगर रिलीज करने और रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। विटामिन A जो है वो दृष्टि यानी हमें देखने में और ऑर्गन के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 ये रेड ब्लड सेल्स के निर्माण और जो नर्वस सिस्टम है हमारा और ब्रेन फंक्शन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आयरन वो हमारे ब्लड के जो हीमोग्लोबिन है उसको बनाने में मदद करता है। आयरन मांसपेशियों को ऑक्सीजन प्रदान करने में ये मदद करता है। हार्मोन के निर्माण में भी इसका मतलब इसकी सहायता होती है। जिंक तो अभी कोविड-19 में बहुत लोगों ने खाया। ये नॉर्मल ग्रोथ, इम्यून फंक्शन जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बेहतर करने में और घाव को भरने में आवश्यक है जिंक। फोलिक एसिड ये नई कोशिकाओं के उत्पादन, उसके रखरखाव में मदद करता है और डीएनए के परिवर्तन को रोकने से भी मदद करता है। मतलब जैसे डीएनए में परिवर्तन हो गया तो कैंसर वगैरह हो जाता है, तो एक तरह से ये भी फोलिक एसिड जो है ना वो ये सब रोकता है। तो ये सब चीज़ें इसमें डाली जाएंगी फोर्टिफाइड चावल में। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी तर्क है, थोड़ा डिटेल हो रहा है लेकिन समझना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा होगा शेयर जरूर कर देना आप, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में युद्धाभ्यास खंजर 2022 का 9वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है? आंसर होगा किर्गिस्तान। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में ये आयोजन हुआ है। विशेष बलों की जो सैन्य टुकड़ियां हैं उसने युद्ध आतंकवाद निरोधक अभ्यास किए हैं। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर आयोजित हुआ है ये? तो बकलोह जगह है वहाँ पर आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व पार्किंसंस डे यानी वर्ल्ड पार्किंसंस डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 अप्रैल को मनाया जाता है और ये दिन लंदन के डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस उनके जन्मदिन का प्रतीक है। मतलब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी, उनको याद करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पार्किंसंस जो डिजीज़ है उसके लक्षण वाले 6 व्यक्तियों का पूरा डेटा लिया था, उसके बारे में बताया था कि पार्किंसंस में ये सब होता है। ओके, और अप्रैल मंथ जो है वो पार्किंसन जागरूकता माह के रूप में भी मनाया जाता है। ओके, पार्किंसंस में क्या होता है, बीमारी होती है, उसमें आमतौर पर लोगों की याददाश्त जो है वो कम होने लगती है, तुरंत कुछ चीज़ों को भूलने लगते हैं, ये होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 अप्रैल को ये मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिन जो है एक तरह से समर्पित है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती को लेकर। ओके, 2003 में ये दिवस घोषित किया गया था व्हाइट रिबन अलायंस की पहल पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 अप्रैल को। ओके, ये दिन 12 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यूरी गागरिन जो सोवियत नागरिक थे और इस दुनिया के पहले मानव अंतरिक्ष यात्री थे, उन्होंने यात्रा की थी 12 अप्रैल 1961 को, 1961 को। ओके,
तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को घोषित किया हुआ है 12 अप्रैल को। कौन सा दिवस? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फार्मूला 1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? आंसर होगा चार्ल्स लेक्लर। ओके, चार्ल्स लेक्लर। आयोजन कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुआ है और ये फेरारी चलाते हैं, मोनाको के निवासी हैं। ओके, लास्ट के कुछ क्वेश्चन उसका डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए फटाफट ये कर दिया। और भी क्वेश्चन है, जैसे कि 2+2 जो वार्ता हुई है, झारखंड में जो एक हादसा हुआ है जिसमें केबल जो रोपवे है उस पर मामला है, तो वो सब कल के करंट अफेयर्स वीडियो में मैं बता दूंगा। लंबा होता जा रहा है, आधे घंटे से ज़्यादा हो जाता है तो बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि बहुत लंबा हो गया, तो कल की वीडियो में उस चीज़ों को दे दूंगा। और कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अब कल मिलते हैं, और मेंबरशिप देख सकते हो जिन लोगों ने नहीं लिया है तो वह देख लें ज़रूर। अब मिलते हैं कल।